तो मैम, हमारे ऑडियंस को आप अपने थोड़ा वर्क के बारे में बताइए और साथ ही आप इंदौर आपके वर्क को किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। जी, मैं अपने परिचय की 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कहलाती मैं इंदौरी, मालवा की मैं हूँ छोरी, जो बात मन को छू जाती मैं बस उतना ही लिख पाती, कविता कुछ सुनाती हूँ, कभी मैं गीत गाती हूँ, तृप्ति है रे मेरा नाम, सभी को मेरी राम राम। तो ये मेरी पंक्तियां ही इंदौरी है। तो ऐसे इन्फ्लुएंस करता है मुझे इंदौर। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं तृप्ति मिश्रा जी, जिनके काफी ज्यादा रिलेशंस हैं राजवाड़ा की स्टोरीज के साथ और वो पेशे से एक राइटर हैं। तो आइए उनसे ही जानते हैं आगे की कहानियां। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और राजवाड़ा से संबंध तो है, मेरे परिवार का भी होलकर स्टेट के साथ एक संबंध रहा है। मेरे परबाबा राजवैद्य थे होलकर स्टेट में, और इसके साथ राजवाड़ा के साथ कुछ कहानियां और भी हैं जो मेरे परिवार से संबंधित रही हैं। तो मेरे जो फोरफादर्स थे वो जब आए थे, तो आपको याद होगा जब 1857 की जो लड़ाई हुई है वो कानपुर के आसपास शुरू हुई। तो जो वो लड़ाई शुरू हुई कानपुर की, तो वहाँ के जो लोग थे, जो जमींदार तरह के लोग थे, वहाँ अंग्रेजों ने एक नियम निकाला था, सबको पता होगा, कि जिसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है उसको ईस्ट इंडिया कंपनी में विलय करना होगा। तो वो लोग क्या कर रहे थे कि जिनके उत्तराधिकारी थे, बच्चे थे, वो मार रहे थे उनको। देखिए, इंदौर का जो इतिहास जितना मैं इंटरेस्ट रखती हूँ, पढ़ती रहती हूँ, तो हम 10वीं शताब्दी से यहाँ पर हैं। 15वीं शताब्दी में इसका नाम इंद्रेश्वर होता था। उसके बाद फिर ये जमींदार फैमिली के उसमें जब यहाँ, क्योंकि ये जो नदी आप अभी देखते हैं, खान नदी कहते हैं हम इसको अपने इंदौरी भाषा में, इसको कान नदी कहते हैं, ये सरस्वती नदी का एक पार्ट है, ऐसा माना जाता है। और इस पुराने जमाने में जब सरस्वती नदी बहा करती थी उस वक्त, तो उस समय जो है ये वाला जो था इसके आसपास, क्योंकि नदियों के आसपास ही शहर बसते थे, तो ये एक मुख्य वो नगरी आज भी जैसे वही है कि बिजनेस के लिए इंदौर ही, मतलब वही ना, राजनीतिक, साहित्यिक राजधानी, औद्योगिक राजधानी सब इंदौर मानी जाती है। तो उस समय से ही नंबर 1, जब से ही, मतलब हम कहते हैं जब से इंदौर हमारा पैदा हुआ है, वो नंबर 1 ही है, नंबर 1 बच्चा है वो हर चीज में। अच्छा, उसके अलावा बहुत सारा, जैसे ये तो इसका रहा, उसके बाद फिर नंबर 1 ये रहा। उसके बाद आप ये देखिए कि बहुत ही जल्दी हमारे इंदौर का कनेक्शन ट्रेन से हो गया। 1875 में यहाँ ट्रेन आ गई थी, पहली ट्रेन भारत में 53 चली है। उस समय एसेट्स बहुत कम होते थे, बहुत कम शहरों में, लेकिन विकास बहुत जल्दी जल्दी हुआ है हमारे इंदौर का। पहला हिंदी अधिवेशन अंग्रेजों के शासन काल में हिंदी में यहाँ इंदौर में हुआ, और मुझे गर्व होता है कि महात्मा गांधी उसके जो मुख्य अतिथि बने और अध्यक्षता हमारे परबाबा ने की, धन्यवाद द्विवेदी जी। उसके ऐतिहासिक कुछ पिक्चर्स भी हैं। फिर सिमिलरली आई थिंक 1932 में एक ग्रामोद्योग की प्रदर्शनी, पहली बार खादी ग्रामोद्योग जो आज हम इतना बड़ा सुनते हैं, ये कंसेप्ट इंदौर में आया उस होलकर शासन के अंतर्गत। तो मेरे परबाबा एक बहुत महत्वपूर्ण पिलर रहे उस कंसेप्ट को लाने में, कि भाई गांव-गांव में आपको रोजगार कैसे, जो भारत देश माना जाता था वो सब खत्म कर दिया था ना अंग्रेजों ने, हर चीज बाहर से मंगा ली है। हम तो खुद ही उगा लेते थे, खुद ही खा लेते थे, हम तो उस देश से हैं। लेकिन धीरे धीरे सब चीजें ये अंग्रेजों ने उस तरह से हमारी गुरुकुल व्यवस्था पूरी खत्म कर दी। एक और चीज, देश का संविधान बना, उसके बाहर वो जो शेर है वो हमारे इंदौर का बना। क्या आपको लगता है कि राजवाड़ा इंदौर के लोगों के लिए उनकी पहचान और उनके गर्व का एक प्रतीक है? बिल्कुल। राजवाड़ा जो है, एक तो आज भी शहर का मध्य है, हार्ट ऑफ द सिटी है, जहां उसका लोकेशन है। और जो इंदौरी हैं, जो बॉर्न एंड ब्रॉट अप इंदौरी हैं, कभी ना कभी हम राजवाड़ा की तरफ जाएंगे ही। जितना यूथ है, सबसे बड़ी बात यूथ, एक होता है इंटेलेक्चुअल सीनियर लोग, हमारे जैसे लोग जो थोड़े बूढ़े होने लग गए, वो तो ऐसी चीजों में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ का बच्चा राजवाड़ा में इंटरेस्ट लेता है।
हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि राजवाड़ा जैसी बिल्डिंग, क्योंकि जब ये बना था ये 7 मंजिल 1733 में मल्हारराव होलकर का वो दिया गया था, बाजीराव पेशवा ने उनको ये पेशवाई थी। और इसके अलावा एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी, शायद आपको भी पता नहीं होगा कि आजादी के बाद जब सारे राज्यों का विलय हो गया तो एक बार ऐसा हुआ कि राजवाड़ा को बेच दिया गया था किसी प्रोमिनेंट इंदौर के ही बड़े व्यापारी को। उन्होंने खरीद लिया था क्योंकि वो बहुत अमीर थे और उनको ये था कि मुझे इसमें रहना है। पर इंदौर के कुछ लोग थे जो बहुत ज्यादा अटैच थे कि ये हमारी मतलब ऐतिहासिक धरोहर है, इसको बेचा नहीं जाना चाहिए। जहां तक मैंने सुना है अपने बड़ों से, उसका पेमेंट हो चुका था। कुछ लोग गए, उस वक्त के जो तत्कालीन सीएम थे, कांग्रेस के शासन था उस टाइम, तो पंडित श्यामाचरण शुक्ला उस समय मुख्यमंत्री होते थे। वो जो है उनकी जो वाइफ थी वो मेरे पापा की, वो राजवैद्य जी की बेटी थी, सबसे छोटी, और मेरे पापा की बुआ थी। तो उस तरह से वो हमारे परिवार के, हम लोगों के मतलब पापा लोगों की फूफा जी थे। तो वो मतलब रात में ही वो लोग गए और त्वरित एक निर्णय हुआ, बातचीत की गई। जिन्होंने लिया था उनको इस बात पे कन्विंस किया गया कि प्लीज ये हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, इसको आप रहने के लिए मत खरीदिए। फिर कुछ बात हुई, फिर जो भी अमाउंट उनको दिया गया था ट्रस्ट को, वो ट्रस्ट तो देने के लिए राजी नहीं हुई। तो उस वक्त सरकारी कोष से वो पैसा रातों रात लेकर उनको पेमेंट किया गया और वो राजवाड़ा के कागज सरकार के नाम से करवाए गए और वो अगले ही दिन लोकार्पित किया गया। वो एक बोर्ड आप लोग देखते होंगे राजवाड़ा पे, पंडित श्यामाचरण शुक्ला, तो वो पूरी एक रात का सिनेरियो था और ये सारी चीजें रही। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि आज हम जिस राजवाड़ा पे गर्व करते हैं, आधी रात को जहाँ पोहे खाने जाते हैं, अगर ये हो जाता तो शायद ये सब हो ही नहीं सकता। तो वो पर ये हुआ कि उन्होंने भी उस चीज का मान रखा और उन्होंने कहा मैं तो, और उस समय शायद इसकी कीमत 6,500 रुपए दी गई थी। आज से कितने साल पहले की बात है, मतलब करोड़ों अरबों रुपए में खरीदा था उन्होंने, आज के अगर हम काउंट करें। तो क्या इसमें कोई आपको ऐसी कठिनाइयां या कुछ ऐसे चैलेंजेस फेस करने पड़े थे उस टाइम पे जब ये सेल को रोकने के लिए? देखिए चैलेंजेस की बात नहीं है जितने, क्योंकि मैं तो खैर जैसे थी, लेकिन सबसे ज्यादा अगर हमारे देश में काम करा है तो उसके लिए हमें सैल्यूट करना चाहिए देवी अहिल्या को। अगर वो नहीं होती, सोमनाथ का मंदिर उन्होंने रिन्यू कराया, इतने बड़े बड़े यहाँ के तो कराए करीब 1800 मंदिर का उनका रिकॉर्ड है कि उन्होंने इतने मंदिर तोड़ दिए गए, दोबारा बनवाए और घाटों का निर्माण किया नदी के किनारे। तो अहिल्या घाट को भी अभी ट्रस्ट ने बेच दिया था बीच में, उसका भी कुछ सेलिंग था, ये कुछ प्राइवेटाइजेशन का था। बट वो उसमें भी वही था कि लोगों को विरोध था कि भाई अगर आप प्राइवेटाइजेशन, तो लोगों को घाट एक वहां से जाने से वंचित रह जाएंगे। तो वहां भी इंदौर के ही एक लॉयर हैं, उन्होंने वो केस, उनकी जो फर्म है उन्होंने वो केस लगाया और वो केस जीता और वो फिर से पब्लिक को दिया गया। तो इस तरह की चीजें होती रहती हैं। तो मैम आप थोड़ा मुझे ये बताइए कि आपका राइटिंग की तरफ झुकाव कैसे आया? देखिए जो राइटर होता है, मेरे को लगता है वो इनबॉर्न होता है लेखन। और जितने भी राइटर आपको ज्यादातर मिलेंगे जो एक्चुअली जिसको लोग कहते हैं कि आप अच्छा लिखते हैं, वो बचपन से ही वो हमेशा, तो मेरा भी ऐसा था, घर में ऐसा कोई साहित्यिक माहौल नहीं था, लेकिन हाँ अप्स एंड डाउन्स बहुत रहे, काम बहुत सारे किए जो एक गृहिणी अपने समय, बचे समय में कर सकती है, वो मैंने बहुत कुछ किया है। और फिर फाइनली ये राइटिंग शुरू हुआ मेरा दोबारा, मतलब पहले जब बच्चे छोटे थे आई यूज्ड टू गिव आर्टिकल्स, वो छपते भी थे, मुझे पैसे भी मिलते थे, 2-3 मैगजीन्स में मेरा रेगुलर हो गया था, लेकिन उतने नहीं थे और ना मुझे उस चीज का महत्व पता था कि आप लिखते रहें। तो जब मेरा ट्रेनिंग्स वाला काम शुरू हुआ तो डेफिनेटली यहाँ पैसे ज्यादा थे, मुझे लगता है इस काम में पैसे नहीं है, रिसर्च वर्क आपको करना पड़ता है, तो मैंने उसको छोड़ दिया। कविताएं लिखती रही, अनवरत लिखती रही। फिर जब लॉकडाउन आया तब घर में थे और किस्मत ऐसी रही कि कुछ अच्छे लोगों के साथ मैं जुड़ी, तो वहां से एकदम उस राइटिंग को सब लोग जानने लगे, पहचानने लगे, अप्रिशिएट करने लगे। फिर किताबें, क्योंकि अब राइटर, मतलब मुझे लगने लगा किताबें आनी चाहिए,
एक किताब तो आनी चाहिए किसी राइटर की आज के जमाने में। मतलब मैं आजकल ऐसे कहती हूँ दिखावे का जमाना है तो कई राइटर से मैं मिली जिनकी बड़ी सारी किताबें, कई बड़े बड़े राइटर से मिली जिनकी किताबें ही नहीं है। ये सिर्फ एक किताब है, सिर्फ इसलिए क्योंकि लोगों ने, पब्लिशर ने उन्हें कहा कि नहीं एक तो आपको, आप इतना अच्छा करते हैं। तो मैंने 2 किताबें मेरी आई, एक मैं चाहती थी मन से आए, एक किताब मैं आपको दिखाऊंगी। ये लोकलय किताब है और लोकलय जो ये बुक है ये भक्ति गीतों पर आधारित है। और ये ऐसे जो अपने घर में जो मम्मी और दादी लोग गाते हैं भजन, कुछ भजन ऐसे हैं जो बिल्कुल लुप्त प्राय हैं, अब सुनने में भी नहीं आते। और दूसरा वो भजन ना हो, जैसे आजकल नॉर्मली जो गाने चल रहे हैं वैसे चूड़ी फिर पिछिया फिर ऐसे वाले होते हैं ना, ऐसे नहीं है, वो कहानियां हैं। पूरे गीत में एक प्रसंग कवर्ड है। इसमें ज्यादातर गाने वही हैं सारे, क्योंकि वो अब नहीं मिलते। तो उस तरह के गाने मेरी नानी ने मुझे ये विरासत दी है। तो ये गानों की धुनें भी हुई, तो उनको एक ऐसे YouTube चैनल बनाया जिसको काफी मतलब वो मिला, क्योंकि लेडीज में बहुत लोकप्रिय, मुझे लेडीज अभी भी मिलती है, कहती मैडम आपने वो बंद क्यों कर दिया, वो रोज एक गाना आपका नया आता था। तो वो मैंने करीब 380 सॉन्ग्स उनसे सीखे और 180 में प्रिजर्व कर चुकी हूँ मूल धुनों के साथ यूट्यूब पर चैनल। मेरा सृजन लगाती हूँ, हिंदी में लिखती हूँ, तृप्ति मिश्रा के नाम से यूट्यूब चैनल जी। तो इस मालवा से जुड़ी हुई कोई आपकी कविता अगर आपने लिखी हो? मालवा की आपने बात की तो मालवी में ही एक आपको लोकगीत सुना रही हूँ। हमारे मालवा का बहुत प्रसिद्ध ये लोकगीत है, सुनिए। गणपति बलकारी जी फतेह मारी आज करो, गणपति बलकारी जी फतेह मारी आज करो। शिव शंकर के पुत्र कहाए, शिव शंकर के पुत्र कहाए, माता पार्वती फतेह मारी आज करो, गणपति बलकारी जी फतेह मारी आज करो। रणत भंवर में आओ जी गजानन, रणत भंवर में आओ जी गजानन, रिद्धि सिद्धि लाओ जी फतेह मारी आज करो, रिद्धि सिद्धि लाओ जी फतेह मारी आज करो। सबसे पहला तमे मनावा, सबसे पहला तमे मनावा, बेगी पधार, मतलब जल्दी पधारो, बेगी पधारो जी फतेह मारी आज करो, गणपति बलकारी जी फतेह मारी आज करो।